भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। प्रियम एनजीओ के काम से आज पहली बार कंबूर गांव में जा रहा था। उसे अकेले जाना अच्छा नहीं लग रहा था, पर मजबूरी ही थी कि इस बार आकांक्षा या राजन कहीं और गए हुए थे, इसलिए वो नहीं आ पाए। पर उनका काम ख़त्म होते ही वो फ़ौरन आ जाएंगे, ऐसा दिलासा मिलने पर प्रियम को तसल्ली हुई थी। एक हफ्ते तक गांव में नाइट स्कूल चलाना इतनी भी बड़ी बात नहीं लगी थी। इससे पहले भी कई गांव में ऐसे ही उसके एनजीओ से कैंपेन किया गया है। अगर इस बार रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो यहाँ पे भी 1 साल के लिए किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर वीकली ही यहाँ पढ़ाने आ जा सकता है। प्रियम ने कॉल पर राजन से कहा, अभी तो बस गांव में आया हूँ, एक कमरा मिला है, पर यार रिमोट विलेज टाइप लग रहा। एक स्कूल है, पर सुबह पता चला कि वहाँ पे भी बस एक ही टीचर पढ़ाने आते हैं, वो भी जब उनका मन करे। ओ माय गॉड, इतनी बुरी हालत है क्या? फिर तो यार तेरे लिए चैलेंज बन गया समझ ले। उस गांव के लोगों को सही रास्ता दिखाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे। देख ले 1-2 दिन में, वरना वापस आ जाना। राजन ने चिंता जताते हुए कहा। काफी हद तक राजन की बातें प्रियम को सही लगी थी, लेकिन फिर भी जिस मकसद से उसने इस गांव में आने का जिम्मा उठाया था, उस पे बिना काम किए उसका यहाँ से जाना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। शाम को गांव के बाहर आग जलाकर कुछ गांव वालों को बैठे हुए देखकर प्रियम वहां पहुंच गया और कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद उसने ही उसके गांव में आने के मकसद के बारे में उन्हें बताना शुरू किया। प्रियम को पता था कि उसका यूं खुद से आगे बढ़कर गांव के भलाई के लिए काम करना उनमें से बहुतों को पसंद नहीं आएगा, पर जैसा उसने सोचा था उससे कई ज़्यादा असर हुआ उन गांव वालों पे। एकदम से एक बुजुर्ग आदमी ने उस पे चिल्लाते हुए कहा, हम सबको जितनी पढ़ाई लिखाई जाननी थी वो जान चुके, इससे ज़्यादा सीख के कलेक्टर बनना है क्या? 2 दिन के लिए गांव में आकर हमारे गांव के लोगों का दिमाग मत खाओ। यहाँ घूमो फिरो, नज़ारों का आनंद उठाओ और जल्द से जल्द अपने शहर को लौट जाओ, वरना यहाँ से धक्के मार कर निकाल दिए जाओगे। तुम मेरे पोते की उम्र के हो, इसलिए प्यार से समझा रहे। दादाजी, मुझे आपकी कही हुई हर बात समझ में आ रही है, मगर ये भी तो सोचिए कि अगर इस गांव से कोई आगे पढ़ लिख गया तो इस गांव का कितना भला हो जाएगा। आपके आने वाली पीढ़ी इस गांव का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकता है। प्रियम ने प्यार से समझाते हुए इतना कहते ही उस बूढ़े आदमी ने सोचते हुए जवाब में कहा, कैसी भलाई? पढ़ाई लिखाई से इस गांव के लोगों का पेट भर जाएगा क्या? हम खेत खलियान में काम करके रोज़ाना 2 वक्त की रोटी जुगाड़ नहीं कर पाते, वहाँ पढ़ाई लिखाई से क्या बदल जाएगा? यही सोच तो बदलनी होगी दादाजी। आज के ज़माने में कृषि विद्या नाम की पढ़ाई भी शामिल हो चुकी है, जिससे खेती बाड़ी करने में आसानी हो जाती है, मगर उस विषय को पढ़ने के लिए भी पहले आपको अक्षरों का ज्ञान होना ज़रूरी है।
मैं ये नहीं कह रहा कि रातों रात यहाँ सब कुछ बदल जाएगा, पर आज की हुई पहल कल नई उम्मीद की जोत जला सकती है। आपने भी तो इस गांव के सुनहरे भविष्य के सपने देखे होंगे। मेरी बातों पे ज़रा गौर कीजिए, आप खुद ही मेरी सोच से सहमत हो जाओगे। काफ़ी बहस के बाद जैसे तैसे प्रियम ने नाइट क्लासेस के लिए उन्हें मना लिया। अगली रात उस गांव के बंद पड़े हुए स्कूल के आंगन में ही अपने नए विद्यार्थियों के आने के इंतज़ार में बैठा हुआ था प्रियम। करीब 1 घंटा हो गया। अब तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए था, पर पता नहीं कहाँ रह गए सब। कोई नहीं आने वाला साहब, सब अपने अड्डे पे या दारू के ठेके पे बैठे हुए मिलेंगे आपको। अचानक से किसी के यूं जवाब देने पर प्रियम ने चौंक कर पीछे मुड़ के देखा तो उसे वहाँ एक 14-15 साल का लड़का दिखा। उसके कुछ कहने से पहले ही उस लड़के ने वापस से कहा, भैया आप यहाँ रहकर बस अपना कीमती वक्त बर्बाद ही कर रहे हो। यहाँ के लोग कभी नहीं सुधरने वाले हैं। तुम हो कौन और ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? तुम्हें पता भी है मैं यहाँ किसका इंतज़ार कर रहा हूँ? प्रियम ने उस लड़के को देखते हुए पूछा। मैं मंगलू हूँ, चाय की जो टपरी गांव के पास बस स्टॉप पर है ना, वहीं पे मैं काम करता हूँ। मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, पर जिस आशा के साथ आप यहाँ पे आए हो ना, वो कभी पूरी नहीं होगी भैया। कुछ साल पहले मैं इसी स्कूल में पढ़ा करता था, पर मेरे बापू ने मुझे आगे पढ़ने ही नहीं दिया। आगे जाकर इस गांव के बाकी सारे लोगों ने भी अपने स्वार्थ के कारण इस स्कूल में अपने बच्चों को भेजना ही बंद कर दिया। ये स्कूल भी बंद हो गया। अब तो साल में गिन के 4-5 बार मास्टर जी स्कूल में आते हैं। मंगलू नाम के उस लड़के की कही हुई दास्तान सुनकर प्रियम वाकई में मायूस सा हो गया। मंगलू ने शायद प्रियम के चेहरे से उसके मन में चलती हुई बेचैनी को पढ़ लिया। आप दुखी मत हो भैया। ठीक है, कोई और आए ना आए, आज से आपका ये स्टूडेंट रोज़ाना आपके पास पढ़ने लिखने आएगा। जब तक आप हो मैं आपके साथ हूँ। मैं कोशिश करूँगा मेरे साथियों को भी यहाँ लाने की। आप मुझे पढ़ाएंगे ना भैया? प्रियम की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने फौरन मंगलू के सर पे हाथ रख के कहा, ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हें। मंगलू ने अपने कहने के मुताबिक प्रियम का साथ दिया था। बस 10-12 दिन के अंदर अंदर उस गांव के काफ़ी लोग उसके कहने पर नाइट स्कूल में आना शुरू कर दिया था। उनकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी और मंगलू भी बढ़ते वक्त के साथ काफ़ी घुल मिल गया था अपने किताबी भैया के साथ। किताबी भैया, मैंने सुना है इस हफ्ते आप सरस्वती पूजा का आयोजन करने वाले हो, सच है क्या? बिल्कुल 100% सच है, और उस काम में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सुबह से ही सारे पूजा का सामान लाना है और उनसे भी पहले मूर्ति खरीद के लानी है। प्रियम का सुझाव सुनकर खुशी से बौखला सा गया था मंगलू। मंगलू ने सरस्वती पूजा के लिए खरीदारी में प्रियम की बहुत मदद की थी। थक हार कर दोनों रात को बैठे हुए अपने क्लासरूम को सजाने में लगे हुए थे कि तभी बिंदिया ने प्रियम से कहा, पता है प्रियम भैया, ये मंगलू पगला गया है, अपने बाप से भिड़ लिया है। कहता है इस बार अपने माँ को भी इस नाइट स्कूल में भर्ती करवा के मानेगा। कल सरस्वती पूजा के दिन ही यहाँ उनका दाखिला करवाएगा।
सीमा चाची तो साफ साफ मना कर रही, पर ये मंगलू जिद पे अड़ गया है। ए बिंदिया, किताबी भैया को ये सब बताने की क्या ज़रूरत थी? बेकार के झमेले के बारे में सुनकर बिना बात परेशान हो जाएंगे। बिंदिया पे अपना गुस्सा निकालकर प्रियम की तरफ देखते हुए मंगलू बोला, क्या करूं भैया, आप ही बताओ। मेरी माई को वो मेरा जुआड़ू दारूबाज बापू रोज़ रात आकर पीटता है। मैंने माई से कहा है कि उनका विरोध करे या फिर यहाँ से कहीं दूर चली जाए, पर उनका कहना है कि वो अनपढ़ गवार अकेले मेरा और मेरी छोटी बहन पूर्णिमा का पेट कैसे पालेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ लिख कर होशियार बन जाए और अगर ज़रूरत पड़े तो मेरी बहन के साथ मेरे बापू को छोड़कर कहीं दूर जाकर अपना गुजारा कर ले। क्या मैंने कुछ गलत कहा है भैया? प्रियम ने जवाब में मंगलू को इतना ही कहा था कि थोड़े वक्त के लिए उसे शांत ही हो जाना चाहिए। बाद में जब उसके घर का माहौल थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब प्रियम खुद जाकर मंगलू के बापू से बात करेगा। मंगलू उसका कहा मानकर उसके बाद अपने घर के लिए रवाना हो गया था। सुबह से ही प्रियम को हर तरह से मदद किए जा रहा था मंगलू। मूर्ति खरीदने से लेकर पुरोहित से बात करना, सब्जी और फल लाना, मंडप के सजावट करने में भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रियम ने उसे बार बार चाय के टपरी पर जाकर अपना बाकी का काम संभालने को कहा था, पर पहली बार अपने गांव में सरस्वती पूजा मनाई जाएगी ये सोचकर मंगलू बावला सा हो गया था। आखिरकार जब पुष्पांजलि देने का वक्त आया तब अचानक उस जगह मंगलू के बापू आ पहुँचे। मंगलू को फटकारने के साथ साथ उन्होंने प्रियम को भी काफ़ी खड़ी खोटी सुनाई। अपने प्यारे टीचर भैया को इस तरह अपने लिए बेइज्जत होते हुए देख मंगलू अपने बापू के साथ दुकान पे जाने के लिए तैयार हो गया, पर जाने से पहले उसने प्रियम के पास आकर कहा, भैया मैं उपवास बरकरार रखूँगा, आप बस मेरे लिए थोड़ा प्रसाद रख देना ताकि मैं जब काम ख़त्म करके यहाँ वापस आऊँ तब अपना पुष्पांजलि ख़त्म करके उपवास तोड़ सकूँ। माँ सरस्वती मुझे आशीर्वाद करेगी ना? बुरा तो नहीं मानेगी कि मैंने देर से उनकी पूजा की? मंगलू का किया हुआ मासूम सा सवाल प्रियम के जहन में पूरे दिन घूमे जा रहा था। रात हो चुकी थी पर मंगलू का कोई अता पता नहीं था। बिंदिया और बाकी बच्चे काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार कर रहे थे। आगे भी वो अपने मास्टर जी के साथ रुके रहना चाहते थे, पर प्रियम ने ही उन्हें शाम के बाद अपने घर वापस भेज दिया। वो नहीं चाहता था कोई और इल्ज़ाम आए और उसे इन बच्चों से अलग होकर उस गांव को छोड़कर जाना पड़े। किताबी भैया, मैं आ गया हूँ। मंगलू की आवाज़ सुनकर पलटते ही प्रियम ने उसे मंडप से थोड़ी दूरी पर खड़े हुए देखा। अरे आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, कहाँ रह गए थे? अब वहाँ ही खड़ा रहना है क्या? अंदर आओ, पुष्पांजलि देनी है ना तुम्हें। सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। चलो चलो जल्दी जल्दी सब करके प्रसाद खा लो। प्रियम का इतना कहने पर भी मंगलू अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। प्रियम दोबारा उससे कुछ कह पाता इससे पहले ही उसने कहा, मैं नहाया नहीं हूँ ना भैया, इसलिए मंडप के अंदर नहीं आ सकता। आप मुझे बस थोड़ा प्रसाद दे दो। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। अपने हाथों में फल और मिठाई का एक प्लेट लेकर मंगलू के सामने आकर उसे थमाते हुए प्रियम की नज़रें अचानक से उसके कपड़ों पर पड़ी। अरे ये क्या,
इतनी धूल मिट्टी कहाँ से लगा कर आए हो? ये तुम्हारे माथे पे चोट कैसे लगी? खून बह रहा है। कहीं गिर गए थे क्या? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा फर्स्ट एड करवा देता हूँ। आओ मेरे पीछे, जल्दी जल्दी आओ। मंगलू ठीक अपने चहीते मास्टर जी के पीछे धीरे धीरे चले जा रहा था। अचानक से अपने घर के पास आते ही प्रियम को बिंदिया दिखी तो एकदम से दौड़ती हुई उसके सामने आकर बोली, मुझे लगा था अब घर आ गए होंगे। आप मंडप में थे क्या मास्टर जी? प्रियम ने सर हिलाकर हाँ कहा। इस पर बिंदिया ने अचानक से रोना शुरू कर दिया। प्रियम कुछ डर सा गया। उसे लगा ही था कि बिंदिया और बाकी बच्चों को आज बहुत डांट पड़ने वाली है अपने घर वालों से। शायद अपने दुख को बांटने ही यहाँ बिंदिया उसके पास आई हुई है, या फिर ये बताने कि कल से उसे गांव के किसी भी बच्चे को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। पर बिंदिया ने ही अपनी चुप्पी दोबारा तोड़ते हुए कहा, मंगलू यहाँ से ले जाने के बाद उसके बापू के साथ बहुत बहस किया था। अपनी माँ को आज मंडप पे लाने की जिद कर रहा था। इस पे उसके बापू ने गुस्से में आकर उसे रास्ते पे सबके सामने दारू की बोतल उसके सर पे मार दी। बहुत पीटा उसे। उसके बापू को पुलिस पकड़ के ले गई है। अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई भैया। हमारा मंगलू अब नहीं रहा। प्रियम ने हंसते हुए बिंदिया की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, तो ये सब तुम दोनों का मुझे उल्लू बनाने का नया पैतरा है। पर तुम्हें शायद मंगलू ने आगे का प्लान बताया नहीं होगा। उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई और ये देखो, वो मेरे साथ ही प्रसाद खाते हुए आ रहा। प्रियम पीछे मुड़कर जैसे ही बिंदिया को मंगलू की तरफ इशारा किया तो वो एकदम से चौंक गया, क्योंकि वहाँ पे दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक नहीं था। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।